ई कॉमर्स पे मैंने देखा वो अगर एक्चुअल प्राइस पे लिस्टेड है, इवन दो आई लाइक दैट प्रोडक्ट, आई विल नॉट बी बाइंग इट अंटिल और अनलेस देयर इज अ डिस्काउंट ऑन इट। ये जो डिस्काउंट कल्चर है, इसकी वजह से ब्रांड्स बहुत डैमेज हो रहे हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। पीपल हैव लॉस्ट ट्रस्ट इन देयर प्राइस टैग कि अभी वो किसी स्टोर में जा रहे हैं, 4000 की शर्ट है तो उनको मालूम है कि प्राइस टैग गलत है, 2 महीने में सही हो जाएगा, तब हम बाय करेंगे। मोस्ट ऑफ दी कंपनीज इन इंडिया आर नॉट द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, दे आर ट्रेडिंग कंपनीज। ऐसे बहुत सारे ब्रांड जो आप सोचते होंगे बड़े ब्रांड है, दे आर नॉट हैविंग अ सिंगल मशीन। वो बेसिकली जॉब वर्क कराते हैं और अपना व्हाइट लेबलिंग कराते हैं। उनका जो टारगेट है डीलर को खुश रखना, कस्टमर से उनको कोई लेना देना नहीं है। जो नया एंट्री मारते हैं उनको लगता है कि मेंसवेयर बिजनेस इज अ वेरी इजी एंड सिंपल बिजनेस, जो कि इट्स अ मिथ। उनको लगता है फैब्रिक लिया, बनवाया और बेचा, यू नीड डिजाइनिंग स्किल्स, यू नीड द एंटायर टीम। देयर इज वेरी लो एंट्री बैरियर इन दिस बिजनेस। लो एंट्री बैरियर के कारण लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, जबकि ऐसा नहीं है। द बिगेस्ट चैलेंज इन B2B गारमेंट इंडस्ट्री इज क्रेडिट। यू हैव टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द डीलर्स। अगर आप दिल्ली, सूरत, पुणे, मुंबई, आगरा या चंडीगढ़ जैसी सिटीज़ में किसी मल्टी ब्रांड शोरूम में शॉपिंग करते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपने बटरफ्लाई ब्रांड के कपड़े या तो पहने होंगे या देखे तो ज़रूर होंगे। बटरफ्लाई ऑथेंटिक वेयर एक मिड प्रीमियम मेंसवेयर ब्रांड है जो कि हमेशा से लाउड मार्केटिंग से ज़्यादा अपनी क्वालिटी, फिट और कंसिस्टेंसी के लिए नोन है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता और आपका स्वागत है लीडरशिप लाउंज विद द CEO मैगजीन के नए एपिसोड में, जिसमें हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर राजकुमार देवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ बटरफ्लाई ऑथेंटिक वेयर। मिस्टर देवानी ने अपने 2 डेकेड्स के रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपीरियंस से इस ब्रांड को बिल्ड किया है। लेट्स वेलकम मिस्टर देवानी टू द शो। हेलो सर, कैसे हैं आप? फाइन। ओके, तो फॉर व्यूअर्स जो आपको पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए क्या आप अपने आप को प्लीज इंट्रोड्यूस करेंगे? I am Rajkumar Devani. Basically, I am electronic engineering by academics, but later I switched to fashion industry. And right now we are in the process of making our brand Butterfly Authentic Wear one of the most wearable brand in India. सर, लाइक यू मेंशन कि अभी आप बटरफ्लाई ऑथेंटिक वेयर को बिल्ड कर रहे हैं, तो प्लीज आप बताएंगे बटरफ्लाई ऑथेंटिक वेयर के बारे में कुछ हमें? When I completed my study, I joined my brother Kailash Devani. We were running retail showrooms and distribution of few brands like Numero, Lee Cooper, and Woodland, and few more. What I felt during distribution and retail, there was a limitations of field in distribution, because we were a distributor for Madhya Pradesh and the field was only Madhya Pradesh. I have to do something different, so I switched to manufacturing, and that gave birth to Butterfly brand basically. And as a manufacturer, you can scale up to entire country or world is the field for you if you are a brand owner or you are in the manufacturing. So that is how I entered fashion industry, from retail to distribution to manufacturing, just to scale up and to have more bigger and better field to play. So, like I mentioned to our viewers in the introduction also, that if you have been to a store in Delhi, Surat, or Pune, you must have either seen or worn a clothing from Butterfly Authentic Wear. So, in my recent visit to one of the famous stores in Delhi, Chunmun, I have seen clothing from your brand, and the fabric felt actually very premium, and the quality was also very high. So, what I wanted to ask you is why, being such a big brand, you have maintained so low profile? See, what happens if when we maintain high profile, generally it creates a lot of pressure on you. But when you are maintaining low profile, you work very coolly and calmly. High profile is basically
pressure creator, nothing else. If we are in the business for the wealth creation and for the purpose of building a legacy brand, so we feel being a low profile is much better than creating the noise in the market or being very loud and running the ad campaigns that makes you famous. So instead of becoming a noise creating brand, we want to a brand that is more focused on product development and research of the what the market is demanding from us. You are letting your product speak. Yeah, that's right. Okay. So, although you are quite humble, but I have seen your followers on Facebook. So, actually maintaining a low profile is not so low after all. You have more than 7 lakh followers on Facebook. So, what exactly, who are your followers? Are they all from India or overseas? And your presence also, the company is your, products available only in India, or do you ship overseas also? As far as fan following is concerned, truly I say they are not my followers. They are the followers of Butterfly, and the content creation for our pages, social pages and social media handle are very true. There is no knick-knack in that कि उसमें ये जोड़ दिया वो जोड़ दिया. कंपनी जो बनाती है एग्जैक्ट वही शूट वही चीज़ें फेसबुक पे डालती है या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डालती है. इन सोशल मीडिया फॉलोअर्स आर क्रिएटेड थ्रू content that they trust कि it is a right content that has been posted and it is not any something like virtual things are or something like कुछ भी उसमें डाल दिया यहाँ से उठा के वहाँ से उठा के. तो वैसा नहीं है. मतलब ऑल आर ट्रू कंटेंट्स. आपने ये बोला कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे, ठीक है, और फैशन हमेशा से आपका पैशन था. बट जब आपने बटरफ्लाई स्टार्ट किया, ऑल्दो अभी आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, बट जब आपने बटरफ्लाई स्टार्ट किया था तब आपने मेंसवेयर स्पेस में स्टार्ट किया था. सो व्हाट एग्जैक्टली वाज द गैप जो आप फिक्स करना चाह रहे थे? एक्चुअली while handling retail and distribution, what we found कि जो प्रोडक्ट अच्छे हैं वो महंगे हैं और जो सस्ते हैं वो कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट्स हैं. मतलब इफ द क्वालिटी वाज गुड द प्राइसिंग वाज वेरी हाई. इफ द प्राइस वाज डाउन द प्रोडक्ट वाज कॉम्प्रोमाइज. तो वी फाइंड मिडवे बिटवीन दैट कि वी वांट प्रोडक्ट दैट इज दैट लाइज इन बिटवीन गुड प्राइस गुड प्रोडक्ट. दैट वाज आवर फिलॉसफी. आफ्टर ऑल दीज इयर्स इन इंडस्ट्री, आपको ऑलमोस्ट कुछ डेकेड्स हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, तो अभी भी क्या चीज़ है जो आपको इंटरेस्टेड और मोटिवेटेड रखती है? एक्चुअली अगर अपन गारमेंट इंडस्ट्री को देखें तो इट कीप्स यू गोइंग, क्योंकि फैशन चेंजेस फास्टर देन एनीथिंग एल्स. तो एवरी सीजन यू हैव टू डेवलप न्यू डिजाइंस, new seasons are there, so new materials come in, new fashion come in, new trends come in, तो you have to keep on going. तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी उतना ही पैशन था, आज भी इतना ही पैशन है. उसका रीज़न बेसिकली इंडस्ट्री का नेचर है कि बार बार आपको कुछ नया करते रहना पड़ता है. अगर आप नया नहीं करेंगे तो यू विल फेज आउट फ्रॉम द मार्केट. इसी वजह से आज भी मैं उसी पैशन के साथ काम कर पाता हूँ जैसा डे वन पे करता था, क्योंकि कीप योर पैशन अलाइव इज अ नीड ऑफ द गारमेंट इंडस्ट्री. मतलब दैट्स अ बेसिक, मतलब यू हैव टू डू दैट. तो सर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो मुझे आप ये बताओगे कि जो आपका डिज़ाइन का प्रोसेस है, जैसे आपने बोला जैसे ही सीजन्स चेंज होते हैं, जैसे अभी आपका स्प्रिंग समर कलेक्शन आने वाला है, तो आप मुझे ये बताओगे कि आपका जो डिज़ाइन प्रोसेस है वो भी आपका इन हाउस ही है? या हमारा डिज़ाइन प्रोसेस टोटली इन हाउस है. बेसिकली वी हैव हायर्ड NIFTians जो कि इंडिया के बेस्ट डेवलपर्स हैं. देखा जाए तो गारमेंट इंडस्ट्री के पिलर्स हैं NIFTians. और अपार्ट फ्रॉम दैट my son has also joined me. He is also an NIFTian from Chennai campus. Okay. Trend और product development है season to season. Basically what happens in most of the brands, लोग काम करते हैं feedback पे कि, और we do not work on feedback, though feedback is necessary, but our working is on forecast. जबकि हो इसका रिवर्स रहा है. Most of the companies are running on behind the feedback of the dealers, retailers. So that is not the right way of running a garment company. You must work on forecast, and forecast is not a easy thing. Feedback is easy कि किसी से भी अपन ने जाके पूछा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, but that is feedback is a that thing that happened yesterday, or we are making for
product for tomorrow. So we need some ecosystem that gives you the forecast what is going to happen, what is going to be more variable in future. For that, we have subscribed more than 15 to 20 magazines that are international magazines, national magazines, and we follow the international market like Tommy Bahama, Ton Sandler. There are a lot of companies, they are very futuristic company. As a businessman, you try to develop a product, you may fail. But when professionals are working for you, you get the forecast. Of course. And when a businessman is working for you, work on feedback. So we strictly avoid feedbacks and purely work on forecast. That's why we giving better things to the market. Sir, another thing that I would like to ask, and many of the viewers will agree with me, of copying trends. Suppose a big brand launches a specific range or a design, we will see in around 2-3 months, many of the small brands will follow the exact same pattern in their and launch their own designs. So, does that happen with you also? It happens, but it hardly makes any difference. Because everyone has different market, every manufacturer has different market, every brand has different market. Though it hardly matters basically. It has none effect on us. Okay. Okay. So switching back to your company at the start, from your experience, ऐसी कौन सी एक चीज है जो लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं मेंस वेयर बिजनेस में? मेंस वेयर बिजनेस में आप मतलब एज अ मैन्युफैक्चरर मिस करते हैं या एज अ मतलब सब एज अ मैन्युफैक्चरर जो लोगों को ऐसे आई थिंक व्हाट हैपेंस यूजुअली इज और ये हमारा भी परसेप्शन है एज कंज्यूमर्स कि विमेन वेयर में there are more options, more color varieties, more dresses के भी बहुत से options है, but men's wear is limited. ये हमारा perception है. तो आप इस पे आपका क्या? मैं आपको अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ. जैसे जो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता है या जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचता है, तो वहाँ पे परसेप्शन ये आता है जो नया एंट्री मारते हैं उनको लगता है कि मेंस वेयर बिजनेस इज़ अ वेरी इजी एंड सिंपल बिजनेस, जो कि इट्स अ मिथ. उनको लगता है फैब्रिक लिया, बनवाया और बेचा, मतलब और ऐसा मतलब उनको ऐसा प्रतीत होता है कि इट्स अ वेरी इजी बिजनेस, बट इट इज़ नॉट द केस. Because there are a lot of things. Again, success in any, whether it's men's wear or women's wear, you need forecast. That is not a easy way to guess what is going to happen in future, and you need proper team. If you think buying fabric and getting tailored is not the case, you need lot of things. You need marketing skills, you need designing skills, you need the entire team. There is very low entry barrier in this business. तो low entry barrier के कारण लोगों को लगता है कि बहुत easy है, जबकि ऐसा नहीं है. A lot of challenges are in there, and the biggest challenge in B2B garment industry is credit. You have to provide credit to the dealers. फिर वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है. फिर D2C जो करते हैं या करना चाह रहे हैं, उसमें रिटर्न ऑफ गुड्स बहुत बड़ा चैलेंज है. तो चैलेंज तो है ही है, मतलब ऐसा. ओके. और अगर हम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या डिफरेंस है मेंस वेयर और वुमेन्स वेयर? कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो मेंस वेयर बिजनेस इज इजियर देन वुमेन्स वेयर. इसमें मतलब कोई दो मत नहीं है. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सिलॉटिस इन वुमेन की ये बनाओ मतलब डिफरेंट उनके फैशन में बहुत सारी चीजें आती हैं. जैसा But I think over the past decade or so, preferences काफी change हो रहे हैं. Men also are, spending a lot of time and thought in how they are dressing up. Before ऐसा नहीं होता था. मतलब अगर मैं अपने फादर की जनरेशन की बात करूँ तो he was like कि जो है okay. But if I am talking about today's generation, like my brother or my husband, then they put a lot of time. I think he puts more time than me to decide on what he will be wearing. एक्चुअली इसका द मेजर रीजन बिहाइंड दिस इज कि पहले जैसे आपने बताया कि आपके फादर बेसिक कपड़े पहन लेते थे, तो उस समय अपने को सोशल मीडिया को शो नहीं करना पड़ता था. आज के डेट में सबके ऊपर प्रेशर है कि वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे है. मतलब बेसिकली दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हर कोई वन हैज बिकम कॉन्शियस टू गेट बेटर ड्रेस्ड. तो बेसिक इसीलिए ये चेंज आया है. बाकी जो लोग सोशल मीडिया से दूर रहते हैं वो आज भी बेसिक ही पहनते हैं.
और मतलब ऐसा है बेसिकली। या फिर जो सोशल मीडिया जो पीपल विद ग्रेविटी वो अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं, उनको कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से। तो ये बेसिकली चेंज आया है, मतलब सिंस लास्ट 5 to 10 years की लोग सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस को बेहतर दिखाना चाहते हैं, इसीलिए भी कपड़े बेहतर पहनते हैं। ओके, ठीक है। यू हैव सीन रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, सारे फेजेस आपने देखे हैं। तो कौन सा फेज ऐसा है जिसने आपकी थिंकिंग को सबसे ज्यादा चेंज किया? लाइक यू हैड अ परसेप्शन और आपने जब उस फेज में या उस फील्ड में काम किया तो आपको लगा नहीं ये ऐसा नहीं होता, मेरी जो थिंकिंग थी, मतलब वो मैं जो सोचता था ये ऐसा नहीं है, ये इससे बहुत डिफरेंट है। एक्चुअली फ्रॉम रिटेल टू डिस्ट्रीब्यूशन टू मैन्युफैक्चरिंग में मैंने देखा कि व्हेन वी एंटर मैन्युफैक्चरिंग इट्स अ बिजनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे क्राफ्टमैन जुड़े रहते हैं आपसे, तो आप और जो कि बेसिकली जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हम्बल रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो मैन्युफैक्चरिंग ने हमें काफ़ी चेंज किया, और चूँकि काफ़ी सारे ऐसे लोग, जब तक हम रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन में थे तो ज़्यादातर जैसे रिटेलर से जुड़े थे, या रिटेल में थे तो कस्टमर से जुड़े थे, या जब डिस्ट्रीब्यूशन में तो डीलर से जुड़े थे। लेकिन वहाँ की वो सिनेरियो क्रिएट नहीं होता था कि जहाँ आपके साथ क्राफ्टमैन जुड़े हों। तो वंस वी एंटर्ड मैन्युफैक्चरिंग वी फाउंड दैट द चाहे कोई सीईओ हो, चाहे कोई एमडी हो, चाहे कोई ओनर हो, पर द बिगेस्ट रोल प्लेड इन गारमेंट इंडस्ट्री और पॉसिबली इन एनी इंडस्ट्री, क्राफ्टमैन्स आर द पीपल रनिंग द बिजनेस। ये मतलब फैक्ट है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। एंड दे नीड दैट मच ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम योर साइड। इट्स अ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग इज अ बिजनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेल्थ क्रिएशन, ब्रांड, ये सब अपनी जगह, बट देयर आर लॉट अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट वी need to address in while you are in the manufacturing of any industry, of any product. So, Butterfly works with multi-brand retailers. So, from your perspective, where do brands usually get it wrong? When any company or brand thinks of growing beyond potential, so it offers different type of facilities or discounts to the end user or dealers. जैसे बेसिकली अपन बोलेंगे, जैसे किसी को अगर दिल्ली मार्केट is having a potential of your product is having a potential of 10 crores and you are planning for 50 crores, potential is 10 crores and your plan of sales is 50 crores. तो and फाइनली यू हैव टू डाइल्यूट योर टर्म्स एंड कंडीशन विद द रिटेलर्स की चलो मैं आपको भेज देता हूँ, जो बिके तो आप रख लीजिएगा, बाकी वापस कर दीजिएगा, या आपका डिस्काउंट्स मैं आपको बेटर डिस्काउंट्स दे देता हूँ। व्हाट वी थिंक कि बेटर होना जरूरी है, उसके साथ आप बिगर होते जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन आप बिगर होना चाहते हैं बिना बेटर हुए तो वहाँ फिर चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ द ब्रांड सही गलती करते हैं कि दे मेक टारगेट ऑफ सेल्स। तो सेल्स का टारगेट नहीं किया जा सकता, आप नहीं डिसाइड करेंगे कि आप कितना सेल करेंगे, आपका प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस है, वो डिसाइड करेगी आपकी सेल क्या रहेगी। मतलब आपके फैक्ट्री का ताला खोलेगा नहीं खोलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपके कस्टमर बेस पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपका मार्केट एक्सेप्टेंस कितनी है उसकी। तो वी मस्ट वर्क ऑन द मार्केट एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली ग्रो। ये जो आपने डिस्काउंट की बात की कि ब्रांड्स अपने रिटेलर्स को जो डिस्काउंट में चीज़ें दे देते हैं, अभी डिस्काउंट कल्चर बहुत ज़्यादा पिछले कुछ सालों में, मोस्टली आफ्टर कोविड और मोस्टली आफ्टर द ई कॉमर्स बूम, डिस्काउंट कल्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन इससे जो पीपल, मतलब जो हम एंड यूजर है यानी जो कंज्यूमर है, उसके दिमाग में जो ब्रांड की वैल्यू है वो बहुत अलग सेंस में अब वो चली गई है। जैसे सपोज अगर हमारी आजकल, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो ऐसा होता है ना कि अगर सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट देखा ऑनलाइन, ई शॉपिंग मतलब ई कॉमर्स पे मैंने देखा, वो अगर एक्चुअल प्राइस पे लिस्टेड है, सो even though I like that product, I will not be buying it until or unless there is a discount on it. तो आपको क्या लगता है कि डिस्काउंट कल्चर ने जो लोगों के मन में ब्रांड की वैल्यू बना दी है एपरल्स में, वो क्या करती है? ये जो डिस्काउंट कल्चर है बेसिकली इसकी वजह से ब्रांड्स बहुत डैमेज हो रहे हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं।
मतलब ऐसा लगता है कि दे आर इन सच अ हरी कि वो जैसे 8-10 साल के लिए बिजनेस में है। ब्रांड इज बिल्ड फॉर जनरेशंस। अगर आप देखेंगे फॉरेन में जो ब्रांड्स हैं, आप देखेंगे तो कोई 1907 का है जिसको 100 साल हो चुके हैं, किसी को 70 साल हो चुके हैं। तो ये सब बेसिकली दे नो इट टेक्स टाइम टू ग्रो। तो करंटली जो ब्रांड्स हायर डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं वो बेसिकली दे आर in desperation of increasing their sales or retaining their market positions and retaining their placement in shops. They are offering more discounts to retailers as well as to end users. So finally people have lost trust in their at least they have lost trust in their price tag कि अभी वो किसी स्टोर में जा रहे हैं तो 4,000 की शर्ट है तो उनको मालूम है कि प्राइस टैग गलत है, 2 महीने में सही हो जाएगा, तब हम बाय करेंगे। तो ब्रांड में भले उनका ट्रस्ट उतना कम ना हुआ, लेकिन प्राइस टैग पे तो उनका ट्रस्ट पूरा ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। ऑफ कोर्स ये जो आपने बोला बिल्कुल सही चीज़ बोली, क्योंकि मेरे साथ में खुद ये होता है कि मैंने कोई प्रोडक्ट सपोज बाय किया 2000 रुपीज़ में, एंड द मोमेंट द प्रोडक्ट अराइव्स उसकी प्राइस टैग पे मेंशन होता है 12,999 Okay. एंड आई गॉट इट फॉर 2000। सो आई नो कि उसकी वैल्यू 2000 है, बट उन्होंने क्योंकि मुझे ये उनको डिपिक्ट करना है कि हमने 80% डिस्काउंट दिया, 70% डिस्काउंट दिया, इसलिए जो वैल्यू है वो बढ़ा करके रखी है। सर एक और टर्म है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है रिटेल मार्केट में, SIS मॉडल। Okay. तो क्या आप मुझे बताएंगे वो क्या होता है, और हमारे व्यूअर्स को भी, क्योंकि मैं भी उस चीज़ को बहुत क्लियरली नहीं समझती और आई थिंक मेरे व्यूअर्स भी नहीं जानते होंगे, तो आप SIS is basically the abbreviation of shop in shop। तो it happens basically कोई बड़ा शोरूम है जो काफ़ी सारे ब्रांड सकते हैं, तो दे गिव प्लेस टू ब्रांड कि उतने जगह पे उनका ब्रांड रहेगा। ये तो बेसिकली चलो एक विजुअल है कि वो अलग से उसका सेक्शन बना रहेगा, लेकिन इसके पीछे और भी सारी चीज़ें, जब शॉप इन शॉप में चीज़ें रहती हैं तो मोस्ट ऑफ द कंपनी एब्जॉर्ब्स द यूएसएस एंड ऑफ सीजन लॉस जो रहता है या जो वैल्यू लॉस रहता है वो कंपनी एब्जॉर्ब करती है इंस्टेड ऑफ रिटेलर। और फिर कुछ स्टॉक करेक्शंस रहते हैं उसमें, जैसे कोई चीज़ बच गया किसी तो वो कंपनी चेंज करके दे देती है या उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट कर देती है। तो ऐसे ही इस फॉर्मेट में बेसिकली डीलर गेट एडवांटेज ऑफ नॉट सफरिंग द लॉसेस ड्यूरिंग सेल पीरियड। तो जैसे किसी डीलर ने 50% ऑफ दिया तो डीलर का इतना मार्जिन तो कभी रहता नहीं कि वो 50% ऑफ थे, तो जो लॉसेस, जो वैल्यू लॉस रहता है वो बेसिकली कंपनी एब्जॉर्ब करती है, और फिर उसके बाद कुछ लेफ्ट ओवर्स रहते हैं तो कंपनी उसको कंपनसेट कर देती है अपने नए स्टॉक से। दिस इज बेसिकली शॉप इन शॉप। आपका ब्रांड भी SIS फॉर्मेट में वर्क करता है? हमारा ब्रांड बहुत पार्टली ऐसे इस फॉर्मेट में काम करता है, बिकॉज वी आर हैविंग अराउंड 600 to 700 डीलर्स, आउट ऑफ देम ओनली 48 to 50 डीलर्स आर SIS, बिकॉज व्हाट वी फाइंड कि SIS फॉर्मेट इज अ वेरी टॉक्सिक फॉर्मेट। Yeah, the companies that totally rely on SIS format may get 5x, 10x, 20x growth in short term, पर उसके बाद जो वैल्यू लॉस के को कंपनसेट करना और स्टॉक करेक्शन करना, और दूसरा जब our goods are sold on purchase basis by the dealer, so why should we give them the facility of consignment or stock correction or absorbing their value loss during sale period. And more of the SIS brand are priced at inflated prices because they know most of their goods will be sold on discounted price. So when company enters more in SIS, they have to inflate the price. जैसे अभी आपने बताया कि आप बहुत कम SIS फॉर्मेट में काम करते हैं, उससे मुझे और अभी तक की हमारी बातचीत या मैंने जो आपकी कंपनी पे रिसर्च की उससे मुझे जितना पता चल ये समझ में आया कि आपकी जो कंपनी है बटरफ्लाई, उसकी जो ग्रोथ है बहुत स्टेडी है और बहुत केयरफुल भी है। लाइक यू आर नॉट एक्सपैंडिंग सो मच और आप बहुत केयरफुली चल रहे हो। कंपनी ग्रो तो कर रही है बट ऐसा नहीं है कि आप मतलब लाइक यू मेंशन कि आप खुद भी मतलब रिटेल में नहीं आ रहे हो, आपके अपने खुद के शोरूम्स आपने बहुत ज़्यादा ओपन नहीं किए और आप बहुत सेलेक्टिव हो। तो ये क्या हमेशा इंटेंशनल था कि आप मतलब स्लोली बट स्टेडीली ग्रो करोगे? Everything depends on market conditions and more or less what type of nature you are carrying with yourself. तो basically what we feel कि fast growing या बड़ा बनना ये वो मतलब that is not the
should be the motto of the company. Basically our growth is steady since we are there in the market since last 25 years. So brands are built for legacy. It takes time to build them. Faster turnover के लिए compromising on the business terms, compromising on the product quality. Basically, most of the companies in India are not the manufacturing companies. They are trading companies. अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर ऐसे बहुत सारे ब्रांड जो आप सोचते होंगे बड़े ब्रांड है, they are not having a single machine. वो बेसिकली जॉब वर्क कराते हैं और अपना वाइट लेबलिंग कराते हैं. What we feel is basically a brand is the brand if they are having their own manufacturing and product development facility. If you are not having the manufacturing facility but you should have the research team, product development team. तो most of the company are lacking that. वो basically उनको मालूम है कि चलो यहाँ से माल बनवा लेंगे, जॉब वर्क कर रहे हैं और वहाँ अपन भेज देंगे. और दूसरा they are pleasing the dealers. They are not making their presence or they are not creating awareness among end users. They are creating awareness among dealers and they are pleasing the dealers to buy more or through better discounts to better and along with the better facilities. तो basically उनका जो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो टारगेट है डीलर को खुश रखना, कस्टमर से उनको कोई लेना देना नहीं है. In your eyes, what actually makes a brand last? The trust of end user is the one and only thing that makes brand last longer, and it may last through generations. अगर आपने ईमानदारी से अच्छी चीज़ें बनाई हैं, अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, राइट प्राइसिंग की है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया फॉर मोर प्रॉफिट्स. आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे प्रोडक्ट ही ब्रांड को ड्राइव करता है या मार्केटिंग ने उसकी जगह ले ली है? बेसिकली तो प्रोडक्ट ड्राइव करता है, बट इट हैज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. अगर आप फुली मार्केटिंग डिपेंडेंट है तो प्रोडक्ट बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा. कुछ समय तक तो चलेगा, बट मार्केटिंग ब्रिंग्स फर्स्ट कस्टमर टू यू, बट सेकंड कस्टमर कम्स विद द प्रोडक्ट. तो यू नीड टू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग ऑल्सो. So switching back to your company, आपकी कंपनी टर्म यूज करती है मिड प्रीमियम. ओके, तो और आजकल अगर हम मार्केट में देखें तो हर कंपनी ने प्रीमियम वर्ड यूज करना शुरू कर दिया है. इनफैक्ट कपड़े के अगर हम डेली यूज के अपने ग्रोसरीज की बात करें तो उसमें भी प्रीमियम वर्ड लगाते हैं. तो व्हाट डज प्रीमियम एक्चुअली मीन्स टू यू? एक्चुअली प्रीमियम इज अ परसेप्शन. ओके, मतलब प्रीमियम ऐसा कोई, मतलब हर किसी के लिए प्रीमियम का वर्ड अलग हो सकता है, उसका मीनिंग अलग हो सकता है. तो कुछ लोगों के लिए प्राइस टैग प्रीमियम रहता है, कुछ लोग जो क्वालिटी को समझते हैं उनके लिए क्वालिटी प्रीमियम रहती है. तो इट्स अ बेसिकली परसेप्शन दैट इज डिफरेंट अमॉन्ग डिफरेंट पीपल्स. तो एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, वी थिंक प्रीमियम इज व्हेन अ प्रोडक्ट ब्रिंग्स बैक रिपीट कस्टमर्स इज द प्रीमियम. एंड वी यूज mid-premium terms because the people who are middle class, and we are also popular among people who are in premium class. Okay. So we use mid-premium because we cater to entire both the segments. categories here. Okay. We create balance to cater both the, मतलब मिडिल क्लास को महंगा नहीं लगना चाहिए और प्रीमियम क्लास को सस्ता नहीं लगना चाहिए. तो वैसा बैलेंस प्राइस रखते हैं हम. लुकिंग बैक, जब आप अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे थे तो ऐसी कौन सी एक मिस्टेक थी जिसने आपको ब्रांड बिल्डिंग या एक कंपनी को बनाना मतलब सबसे ज्यादा सिखाया? ऐसी कौन सी गलती थी जिससे आप सबसे ज्यादा सीखे? जब हम रिटेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा एंगेज थे तो वी फाउंड कि जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब प्रॉपर प्राइसिंग इज अ सॉर्ट ऑफ इंजीनियरिंग. तो उस पर लोग बहुत कम ध्यान देते हैं. तो व्हेन वी शिफ्टेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन टू मैन्युफैक्चरिंग तो हमने काफ़ी सारी मिस्टेक्स की इनिशियली, कि जो मार्केट को समझना चाहिए था, जो गैप जहां हम ढूंढ रहे थे वहां गैप कम था. फिर फाइनली हमने ये देखा कि मार्केट वाज मोर ऑफ क्रेडिट बेस्ड और इट नीड्स लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ऐसा मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी खासकर मेंसवेयर इंडस्ट्री में एंटर मारता है तो उसको लगता है बहुत ईजी है. तो ये गलती हमने भी की, हमको भी लगा बहुत ईजी है, लेकिन बहुत जल्दी ही हमने रियलाइज़ किया कि इसको ईजी ना समझा जाए, इसको सीरियसली और सिंसियरली किया जाए. इट्स नॉट अ केक, इट्स अ टफ थिंग. If we see, most of the companies focus on scale
and not on trust. Like you mentioned, that trust is the only thing that can help a brand sustain. So how do you approach relationship with retailers and partners? Actually, relationship is one of the most important thing in business, but there should be no dominance. We do not believe in dominance. ना हम किसी को dominate करते हैं, ना किसी के dominance में आते हैं. तो बेसिकली रिलेशनशिप रिटेलर हो या आपके सप्लायर्स हो, हम अपने बातचीत में कभी भी अपने सप्लायर को इन्वॉल्व नहीं करते, जबकि ही इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट. तो चाहे सप्लायर हो, चाहे बायर हो, रिटेलर हो या मिल ओनर हो, लेकिन अभी ऐसा नॉर्मली नहीं देखने में आता है. जो those who are doing big businesses as a retailer, they want to dominate the manufacturer and distributor. और जो मैन्युफैक्चर या जो ब्रांड बहुत अच्छा कर रही है, दे वांट टू डोमिनेट द रिटेलर्स एंड मिल ओनर्स. तो वी strictly discard all this position, getting dominated or getting dominated or dominating anyway. We are strictly against dominance. ना हम किसी को डोमिनेट करते हैं, ना किसी के डोमिनेंस में हम आते हैं. सर आपको इस इंडस्ट्री आपको जो काम करते हुए ऑलमोस्ट 2 डेकेड से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपकी जो डेफिनेशन है सक्सेस की, वो इनिशियल स्टेज में और आज के टाइम पे कितने डिफरेंट है? द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एज फार एज आई एम कंसर्न तो हरदम वही रही है. काम करो, कायदे से काम करो, और जो भी रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करो. हो सकता है कि मार्केट अप डाउन रहते हैं, तो उससे आप ये मत समझो कि कभी मतलब एवरीथिंग इज नॉट अंडर योर कंट्रोल. बीइंग हम्बल एंड रिस्पेक्टिंग द क्राफ्टमैनशिप, और ये सब चीज़ें आप करते रहो, जो भी आ रहा है वो सक्सेस ही है. मतलब थोड़ा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, जो भी. ओके सर, आपने क्राफ्ट्समैन का पहले भी बहुत एम्फसाइज किया कि आप अगर एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रन कर रहे हो तो आपकी भी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑल्दो कोविड को काफ़ी टाइम हो गया है, बट आई वुड स्टिल लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज दैट टाइम लाइक फॉर यू, क्योंकि आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग वाज द मोस्ट हिट सेक्टर ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हो गई थी और अलाउड नहीं था कि आप एक इनक्लोज्ड स्पेस में से 50 वर्कर या 100 वर्कर को बिठा के काम कर. तो हाउ वाज दैट टाइम फॉर यू? एक्चुअली फॉर्चुनेटली, मतलब दो कोविड वाज अनफॉर्चुनेट, बट फॉर्चुनेटली एट दैट टाइम वी पिवटेड टू मास्क्स. Okay. So, and our unit was making more than 10 lakh masks per month, and they were widely distributed across the India, and they were sold in foreign countries like Dubai, US, Canada. Matlab, it was exported to that countries also. So that pivoting at that time, that pivoting paid a lot to us to sustain financially and in other ways also. So at that time, our workers were full of overtime work. They were working overtime in that way. Okay. And at that time we facilitated them with machines at their home. तो वो कंपनी में आते थे, काम ले जाते थे, घर से काम करके लाके दूसरे दिन वो फिर जमा कर देते. तो okay, that is unheard of कि मैन्युफैक्चरिंग भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. हाँ, तो क्योंकि मतलब स्टिचिंग इज नॉट अ मतलब, और वी आर हैविंग लॉट ऑफ फीमेल वर्कर्स. ओके, तो वो तो उनका तो मास्टरी घर पे स्टिचिंग का रहता ही है, तो ऐसा उस समय कोई दिक्कत, मतलब कंपनी रिकॉर्डेड ग्रोथ इन दैट पीरियड आल्सो. okay, that's quite great to hear. So at this moment, as of now, is there a decision that you are taking that feels risky but necessary for the brand's long-term growth? Actually, currently what the problem we are facing and entire industry is facing, in the day by day credit period of industries getting it is increasing day by day. Okay. So it's a challenge for entire industry to how to reduce it. So presently we are working on the fact that with more research and with more possibility of product development, we should introduce the products that makes buyers to make payment faster. So presently we are employing more NIFTs. They should work on better product development, and apart from that we are doing research on trend cycles. कि जैसे कई सारी चीजें प्रोडक्ट, वी डू नॉट मेक ट्रेंडी थिंग्स बेसिकली, बिकॉज ट्रेंड इज अ साइकिल. बेसिकली वो आती है जाती है. तो ओनली 10% ऑफ प्रोडक्ट आवर प्रोडक्ट आर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, एंड 90%
10% ऑफ प्रोडक्ट आर टाइमलेस क्लासिक्स। अभी तो ऐसे ब्रांड्स आ गए हैं जो आपका हर वीक उनका जो इन्वेंटरी है वो चेंज हो रहा है। फास्ट फैशन के कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं और उनके शोरूम्स भी अब खुलने लगे हैं मॉल्स वगैरह में, और उनका लिखा रहता है एवरी वीक न्यू स्टाइल्स। हाँ, पर मुझे वो ठीक नहीं लगता, ये मतलब ऐसा मुझे तो लगता है टाइमलेस क्लासिक्स जो बनाना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगेन आप नोकिया नहीं बन सकते कि आप एडमेंट हो गए कि मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। बट वी विथ 10% ऑफ प्रोडक्ट रेंज इज ट्रेंडिंग, रेस्ट आर टाइमलेस। वही जैसे आपने बताया कि आपके फादर कोट सूट पहनते हैं, हस्बैंड आपके जीन्स शर्ट पहनते हैं, बेटा आपका ओवर साइज शर्ट पहनता है, लेकिन व्हाइट शर्ट, ब्लैक शर्ट, बेसिक शर्ट सबके पास रहेगी। तो वही टाइमलेस फैशन है। और बाकी जो ट्रेंडिंग चीजें रहना चाहिए, लेकिन मतलब यू कैन रिले ऑन ट्रेंडिंग्स। इफ यू कीप ऑन मेकिंग द ट्रेंडिंग थिंग्स यू विल नॉट बी एबल टू मेक योर आइडेंटिटी इन द मार्केट एंड अमंग द कस्टमर्स। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, ऑल्दो हमने ये कवर किया कि पिछले एक डेकेड या 2 डेकेड में जो मेंसवेयर के जो कंज्यूमर्स हैं उनमें बहुत चेंजेस आए हैं, बट अभी की जो जनरेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जेन ज़ी जिसको लोग कॉमनली जानते हैं। तो क्या आप इस जनरेशन को केटर करने के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रोडक्ट रेंज रहती है उसमें 10% ट्रेंडिंग रहती है, 90% टाइमलेस क्लासिक्स रहते हैं। तो रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड बॉक्सी शर्ट्स दैट आर फॉर जेन जी। तो ऐसा जो भी ट्रेंड में रहता है वो बटरफ्लाई में जरूर रहेगा, लेकिन इट विल बी लाइक अ गार्निशिंग, नॉट एंटायर प्रोडक्ट विल बी दैट। और वी आर ऑलवेज इन ट्रेंड टू कीप आवर सेल्फ रिलेवेंट। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि कोई चीज़ मार्केट में चल रही, इनफैक्ट जो मार्केट में चलने वाली वी आर द पायनियर, पहले से ही आ जाती है हमारे पास। तो बेसिकली वो तो रहता ही है। और जैसे एग्जांपल के वी आर मेकिंग कॉट सेट्स फॉर मेंस, तो बेसिकली हम पिछले 5 साल से बना रहे हैं और इंडिया में क्रेज में अभी 2-3 साल से ही आए हैं। कि 5 साल पहले हमने फोरकास्ट किया कि वैकेशन क्लोथिंग विल बी अ ट्रेंडिंग थिंग। तो 2 साल तो हम फेलियर है, उसको काफ़ी कोशिश किया लेकिन थोड़ा थोड़ा चला, लेकिन उतना एक्सेप्टेंस नहीं रहा। और अभी ऐसा है कि जो भी स्टोर्स रहते हैं दे डिमांड इज वैकेशन क्लोथिंग, क्योंकि बाकी और कोई बनाता नहीं और हमने काफ़ी पहले चालू कर दिया। तो वी गेट वेरी गुड ग्रिप ऑन द पीपल व्हाट दे आर लाइकिंग, और क्या उसके लिए फैब्रिक्स यूज होने चाहिए, क्या डिजाइन यूज होने चाहिए। जो भी चीज ट्रेंडिंग है वो बटरफ्लाई में रहेगी, पर एज अ गार्निशिंग, नॉट एज अ एंटायर प्रोडक्ट रेंज। आपने स्टार्ट मेंसवेयर में किया था जी, बट अब आपके पोर्टफोलियो में वुमेन्स वेयर भी इंक्लूडेड है। बेसिकली वुमेन्स वेयर में हम बहुत सिलेक्टिव वे में आए हैं, बिकॉज जो वुमेन्स वेयर का बिजनेस है हमारा, इट इज़ इन इनिशियल फेसेस, और उसका जो एसओपी है वो फिक्स्ड है, 12 डिजाइन्स पर मंथ, 12 ओनली 12 डिजाइन्स पर मंथ। और वो उसको वैसा ही रखेंगे। एंड वी आर वेरी सिलेक्टिव इन अपॉइंटिंग द डीलर्स इन वुमेन्स वेयर। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग कि एक कैटेगरी को एड ऑन करके रखो। कभी वो ऐसा हो कि पर्टिकुलर मेंस वेयर बहुत ओवर कॉम्पिटिटिव हो जाए तो अपने पास एक कैटेगरी बैकअप रहना चाहिए। जैसे वैकेशन क्लोथिंग वाज अ प्लानिंग ऑफ कैटेगरी बैकअप। उसमें कुछ ऐसा मालूम नहीं था हमको कि ये इतना चल जाएगा, लेकिन उसको भी एज ए कैटेगरी बैकअप करके डेवलप किया गया था वैकेशन क्लोथिंग की। कभी सपोज बहुत सीवियर कंपटीशन आ जाए या तो उस केस में एक बैकअप कैटेगरी को हम मेंटेन करके चले। तो जैसे 5-6 साल पहले हमने वैकेशन क्लोथिंग को एज अ बैकअप कैटेगरी इन किया था। सिमिलरली जो वुमेन्स क्लोथिंग है, इट्स अ बैकअप कैटेगरी फॉर एनी फ्यूचर मिस हैपनिंग इन केस ऑफ मेंस वेयर। मतलब ऐसा होगा नहीं, पर एक यू हैव टू बी केयरफुल कि मतलब अपन को आगे का थोड़ा देखना पड़ता है कि एड ऑन कैटेगरी रहे जिसमें आपकी मास्टरी हो चुकी हो। भले आप कम बनाए या नहीं बनाए वो एक अलग बात है। तो दैट इज अ वुमेन्स वेयर राइट नाउ इज अ बैकअप कैटेगरी। मेजरली आप कौन से फैब्रिक्स में डील करते हैं? कौन से फैब्रिक्स आपके प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं? ज़्यादातर सस्टेनेबल फैब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कॉटन है। नो अभी कुछ समय पहले हमने इंट्रोड्यूस किया हेम्प। हेम्प इज बेसिकली फैब्रिक मेड ऑफ ओपियम, गांजे के पौधे से बनता है वो फैब्रिक। और वो इतना ओल्डेस्ट फैब्रिक्स में से एक है। इवन द पिरामिड में जो ममीज हैं दैट दे टू आर रैप्ड इन हेम्प फैब्रिक। वो इतना अच्छा फैब्रिक, मतलब इतना लॉन्ग लास्टिंग फैब्रिक माना जाता है। तो फाइबर्स ऑफ हेम्प आर स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर इन फैब्रिक इंडस्ट्री। तो वो एक बहुत अच्छा फैब्रिक है जो कि यूरोपियन कंट्रीज में हेम्प फैब्रिक के अंडर गारमेंट 8,000-9,000 में बिकते हैं। इट इज सच अ प्रीमियम फैब्रिक, क्योंकि हेम्प का
कल्टीवेशन थोड़ा सा कंट्रोल रहता है वर्ल्ड वाइड, इसीलिए तो वी आर मेकिंग हेम्प और वी आर इन कुप्रो सिल्क. कुप्रो सिल्क इज अ कॉटन सिल्क दैट इज बेस्ड ऑन जापानीज टेक्नोलॉजी. सबसे पहले जापान में इंट्रोड्यूस हुआ था. आज भी यार्न इंडिया में उसका जापान से ही आता है. दैट इज द मेजर कंटेंट ऑफ कुप्रो सिल्क इज कॉटन ओनली. तो इट लुक्स लाइक प्योर सिल्क बट इट इज एक्चुअली कॉटन. फिर देन आर इन प्योर लिनेंस. प्योर लिनेंस इज वाइडली एक्सेप्टेड फैब्रिक इन ऑल द सीजन्स. तो प्योर लिनेंस का बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है हमारे पास. कुप्रो सिल्क का बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट हेम्प में वी आर वन ऑफ द फ्यू मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया दैट आर यूजिंग प्योर हेम्प. मतलब our whatever we say we are using pure, no content manipulation in done. If we are doing hemp, it is pure hemp. We are doing linen, it is pure linen. We are doing cupro silk, it is purely cupro silk. तो बेसिकली इस टाइप के डिफरेंट फैब्रिक्स हम काफ़ी यूज़ करें, जो कि हमारी स्ट्रेंथ है बेसिकली. लॉट ऑफ द बिग स्टोर्स और प्राइसिंग भी अलाइंड है. ऐसा नहीं कि फैब्रिक प्रीमियम है तो कुछ भी प्राइस रख दी. अगर आप देखेंगे प्योर लिनन का शर्ट्स फॉर द नेम ऑफ ब्रांड से लोग 5,000 6,000 कुछ में भी बेचते रहते हैं लोग. वो बेसिकली दैट इज नॉट द केस विद अस. वी यूज प्रीमियम फैब्रिक्स एंड फाइनली अलाइन द प्राइस दैट इज नॉट सच हाई कि पीपल विल नॉट बी एबल टू यूज दैट शर्ट्स. उनको मालूम है कि बटरफ्लाई है तो प्राइस इसका सही होगा, मतलब इन्फ्लेटेड प्राइस नहीं होगा. अगर इसका बटरफ्लाई का शर्ट अगर 3,000 का तो ये एक्चुअल में कपड़ा ही काफ़ी महंगा होगा. मतलब दे हैव फुल ट्रस्ट ऑन बटरफ्लाई प्राइस टैग. तो ये अपने आप में एक बिग अचीवमेंट है कि लोग आपके प्राइस टैग, खासकर गारमेंट इंडस्ट्री में लोग आपके प्राइस टैग पे ट्रस्ट करें. माइट भी बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट पे ट्रस्ट रहता है लेकिन प्राइस टैग पे ट्रस्ट नहीं रहता. ऑल्दो सर मैं आपसे आज बात कर रही हूँ बट आपके ब्रांड के बारे में मुझे पहले से पता है. मेरी एक रीसेंट विजिट थी एक शोरूम में, तो वहाँ पे जो रिटेलर है उन्होंने मुझे ये बोला था, मैं एक्चुअल में वाइट शर्ट्स देख रही थी तो उन्होंने ये बोला था कि आपकी ब्रांड के, तब मुझे ये नहीं पता था कि वो आपकी ब्रांड है. उन्होंने ये बोला था कि बटरफ्लाई की जो वाइट शर्ट्स हैं वो बहुत ही प्रीमियम रेंज की होती हैं. तो मैंने उस टाइम पे भी क्वालिटीज़ देखी थी, बहुत अच्छी थी और इनफैक्ट आई हैव इवन बॉट इट. तो आपकी वाइट शर्ट्स का जो फैब्रिक है या जो डिज़ाइंस तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे बट द क्वालिटी वाज टॉप नॉच एक्चुअली. तो उसके बारे में आपके जो प्रोडक्ट रेंज है उनके बारे में कुछ बताइए. एज फार एज वाइट शर्ट इज कंसर्न, हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक थीम बेस पे रहता है. तो वन ऑफ आवर थीम इज बेस्ट वाइट. तो बेस्ट वाइट में बेसिकली वी आर मेकिंग 6 डिजाइन, सिंगल पॉकेट, डबल पॉकेट, विदाउट पॉकेट, अमेरिकन प्लेकेट, इस टाइप से वी आर इन टोटल. तो वाइट इज ऑलवेज इन आवर फोकस. तो वी हैव क्रिएटेड अ रेंज कॉल्ड बटरफ्लाई बेस्ट वाइट. तो उसमें वाइट शर्ट्स ही आते हैं. द फैब्रिक्स यूज्ड इन आर cotton linen, pure linen and hemp. Okay. Yeah, and apart from that white shirt, best white, we are having other categories. Is it tropical coast? Tropical coast में भी हमारा पूरा बीच प्रिंट्स आते हैं जैसे. उसके बाद फिर जैसे आप हुडीज का एक रेंज रहता है हमारे जिसमें हुडीज रहते हैं. Okay, yes, and apart from that, स्मार्ट बेसिक्स इज रेंज, वाइडेस्ट रेंज हमारी स्मार्ट बेसिक्स में रहती है. स्मार्ट बेसिक्स में बेसिकली बेसिक स्ट्राइप्स, चेक शर्ट्स वगैरह ये सब रहती हैं. और देर इज वन मोर कैटेगरी बिग साइज, बटरफ्लाई बिग साइज. बटरफ्लाई बिग साइज में वी आर मेकिंग साइजेस फ्रॉम 3XL, 4XL, 5XL, ये बड़े साइजेस हम बनाते हैं. एंड द SOP ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज वेल डिफाइंड इन ऑल आवर थीम्स, विच एवर थीम्स वी आर मेकिंग. जैसे वैकेशन क्लोथिंग हो गई, बेस्ट वाइट्स हो गए, हेम्प हो गया, लिव इन लिनन हो गया, और दीज आर आवर थीम्स इन विच अंडर विच वी डेवलप द प्रोडक्ट्स. सर जो ये आपकी बाकी सारे रेंजेस हैं, जैसे आपने बोला ट्रॉपिकल, कोस्टल या फिर जो प्लस साइज की क्लोथिंग्स हैं आपकी, तो इसमें जो डिज़ाइंस हैं वो कितने दिनों में रिन्यू होती हैं? ऑन एन एवरेज every month we make 6 new designs. At the start of season we make 12 designs, and every month we make 6 new designs. Okay. So that our product line should not get overloaded with trendy things. वन थिंग जो मैंने आपकी ब्रांड के प्रोडक्ट्स में देखे हैं इज द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक. एक्चुअली
एक टाइम होता है किसी भी कंज्यूमर का, एक सर्टेन एज होती है जब वो ट्रेंड्स के पीछे, नए डिजाइन्स के पीछे ज्यादा भाग रहा होता है, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम कंफर्ट इज ऑल दैट मैटर्स फॉर द कंज्यूमर। हम अनकंफर्टेबल कपड़े जो बहुत ट्रेंडी हैं उनको तब तक पहन सकते हैं जब तक हमें दूसरों को दिखाना है, एक सर्टेन टाइम के लिए। सपोज 1 घंटा दिन में, 2 घंटे, 4 दिन पहन लिए, बट इन द लॉन्ग रन all we want is to be comfortable. So maybe that is the reason कि जो हमारा वेकेशन वेयर इतना मेन स्ट्रीम हो गया, अब लोग इसको सिर्फ वेकेशन पे नहीं पहनते, वो डेली यूज में भी उसको पहन रहे हैं। तो मे बी वो कोड सेट इस वजह से भी पॉपुलर हुए क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल टू वेयर है और बहुत ट्रेंडी भी लगते हैं। तो ये चीज मैंने बटरफ्लाई के क्लोथिंग्स में देखी है कि वो कंफर्टेबल बहुत होते हैं। तो फैब्रिक की क्वालिटी का सिलेक्शन करते टाइम पे आप लोग किन चीजों, मतलब कौन सी आपकी ऐसी चेकलिस्ट है जो जब तक सारे टिक नहीं होंगे आप फैब्रिक्स नहीं सेलेक्ट करते? The first checklist is comfort and then durability. ओके। समटाइम हैपेंस कि ड्यूरेबिलिटी, कुछ फैब्रिक ऐसे रहते हैं कंफर्टेबल तो बहुत है लेकिन ड्यूरेबल नहीं है, फिर देन वो फिर प्रीमियम में चले जाते हैं कि वंस इन अ वाइल पहन हाँ रहे हैं। वंस इन अ वाइल। जैसे प्योर, वी आर इन प्योर लिनेन्स बनाते हैं हम लोग। प्योर लिनेन बेसिक कंफर्टेबल तो बहुत है लेकिन उतना ड्यूरेबल नहीं जितना कॉटन रहेगा। हम्म। तो फर्स्ट चेकलिस्ट, द फैब्रिक शुड बी कंफर्टेबल व्हेन यू वेयर इट, और सेकंड ड्यूरेबल रहे तो वेल एंड गुड। और basically also we go for bio polishing of garments, मतलब before selling the garments we there is a process called bio polish। तो bio polish होने से वो और softer हो जाते हैं और ज़्यादा wearable हो जाते हैं और कलर डेप्थ भी थोड़ा बढ़ जाता है उनका bio polishing से। सर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये पिछले कुछ टाइम जब आपने स्टार्ट किया था टेक्नोलॉजी तब भी थी, बट उस स्केल पे नहीं थी जिस स्केल पे आज है। आज के टाइम पे तो कोई सा भी काम ऐसा नहीं है जो बिना एआई के लोग, पॉसिबल तो टर्म नहीं यूज करूंगी मैं क्योंकि पहले भी होता था, बट अब लोग प्रेफर करते हैं हर चीज में एआई यूज करके उस चीज को ज्यादा जल्दी करने की। तो आप बताएंगे बटरफ्लाई में आप टेक्नोलॉजी और एआई को किस तरह से इंक्लूड कर रहे हैं? As far as Butterfly is concerned, we are very much fond of technology and especially we have very well inducted AI in our system। हम इस पे काफ़ी सारे AI पे काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पे सब कोई बोलता है AI पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली AI को यूज़ करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। जैसे AI बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एज ए ट्रेंड एनालिसिस के लिए, AI हमारे बहुत काम आ रहा है अभी, और डाटा एनालिसिस में AI बहुत हेल्पफुल है। और कुछ अकाउंटिंग वर्क है जो कि काफ़ी लंबा समय लेते थे, वो AI कोडिंग के थ्रू जो काम हम, ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे SIS है, SIS एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें कंपनी को एक पेमेंट शीट बनानी पड़ती है प्रॉपर डीलर के लिए कि कितना पेमेंट रियलाइज होगा, कितना वैल्यू लॉस हुआ, कितने का क्रेडिट नोट बनेगा, जो कि अपने आप में थोड़ा टफ काम पड़ता है लोगों को। तो यही काम जब हम करते थे आज से साल भर पहले या 2 साल पहले, तो एक डीलर का पेमेंट शीट अलॉन्ग विथ क्रेडिट नोट्स ये सब बनाने में एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। और उसमें भी रीचेक करना पड़ता था बार बार, कोई गलती तो नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग मैटर है, गलती होनी नहीं चाहिए उसमें। तो अभी हाल ही में हमने पिछले 6-8 महीने पे AI पे इतना वर्क किया है कि जो काम हमारा एक से 1.5 घंटे में होता था वो हार्डली 30 to 45 सेकेंड्स हो जाता है AI प्रॉम्प्ट्स वगैरह और AI कोडिंग के थ्रू। तो मतलब ये अपने आप में एक बहुत हमारे लिए भी आश्चर्य वाली बात है कि जो काम हम पिछले साल में 1-1.5 घंटे में करते थे वो 30 to 45 सेकेंड्स में हो जाता है और ऑलमोस्ट परफेक्टली होता है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा AI के आउटपुट को आप फाइनल आउटपुट मत मान के चलें। AI से आप चाहे डाटा एनालिसिस करें, AI से चाहे आप अकाउंटिंग टैली करें, AI से आप चाहे फोटो शूट करें, बट नेवर टेक AI आउटपुट एज अ फाइनल आउटपुट। एक उसके बाद आप एक लॉजिकल रीजनिंग पे भी हल्का सा उस पर ध्यान दें कि सब हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो AI तो बहुत हेल्पफुल है, वेदर इट्स अ प्रोडक्ट शूट, इट्स अ डाटा एनालिसिस, पेमेंट कैलकुलेशंस, प्रिपेयरिंग पेमेंट कैलकुलेशन शीट्स फॉर SIS अकाउंट। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी हमारे कंपनी में ऑलमोस्ट हर जगह AI यूज़ हो रहा है। इवन क्राफ्टमैन्स की परफॉर्मेंस भी हम AI से आजकल फास्ट जज कर लेते हैं।
मतलब ये फैक्ट है, मतलब पहले नहीं तो चूंकि लेथर्जिक प्रोसेस रहता था तो बहुत सारी चीज़ें हम स्किप कर देते कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन चूंकि एआई से बहुत सारी चीज़ें फास्ट हो जाती हैं तो जो चीज़ हम स्किप करते थे वो भी अब करने लगे हैं। 10 years from now, Yeah. अभी हम यहाँ बैठे हैं 2026 की स्टार्टिंग में. After 10 years, what do you want Butterfly to be known for? After 10 years, we are growing steadily. We will keep on growing steadily. After 10 years, we will have more consumers for Butterfly, more followers of Butterfly, and But you will still remain behind the scenes, you know, like yeah, Butterfly will always be there. ओके. और फाइनली हमारे यंग जनरेशन के लिए जो अपैरल इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं उनके लिए आपकी कोई एडवाइस? जो लोग अपैरल इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, बेसिकली दे शुड पे अटेंशन ऑन बॉटम लाइन्स रादर देन टॉप लाइन. जनरली लोग लोगों का टॉप लाइन देख के इम्प्रेस हो जाते हैं कि बहुत इनका इतना करोड़ का सेल है, इतना करोड़ का सेल है, पर टॉप लाइन लुक्स ग्लैमरस बट द मेन थिंग इज बॉटम लाइन. मतलब दे शुड पे अटेंशन ऑन बॉटम लाइन्स. और दूसरा, दे शुड नॉट think garment industry or apparel industry is easy going industry. It is the most competitive industry. एंट्री बैरियर नहीं है इसमें. एंट्री बैरियर जिस बिजनेस में नहीं होता वो नॉर्मली थोड़ा लॉन्ग रन में टफ ही रह जाता है. तो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्ट, बिजनेस अच्छा भी बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं कोई आपको डिस्करेज कर रहा हूँ, पर सारी तैयारी के साथ है और एक समय लगता है इस बिजनेस को सक्सेस करने में. मतलब अगर आपको लंबा खेलना है तो आपको पेशेंस रहना चाहिए. मान के चलेंगे ये चैलेंजिंग बिजनेस है तो आप ज़्यादा सक्सेस होंगे. अगर डे वन से आप मान लेंगे इजी गोइंग है तो थोड़ा दिक्कत वाला काम है. Thank you so much, sir. Thank you for joining us here today, and thank you for sharing your journey and insights with the viewers. Shita, it was a And- pleasure being here. Yeah, it was our pleasure, sir, to host you. And to our viewers, thank you for tuning in to the Leadership Lounge with the CEO magazine. We will see you soon with another episode. Till then, take care.